चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे क्लास 8th का 13वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा। आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। खैर यहाँ पर बुक ही है, देख सकते हैं पहले क्वेश्चन से कि 2-4 मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसके बाद इसका आंसर मैं बताऊँगा। कि पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप अंधेरे कमरे में है। ठीक है, मान लीजिए कि आप अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या करिए। दूसरा क्वेश्चन है, नियमित और विसरित परावर्तन में क्या अंतर है? क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम का विफल हो गया यानी विफल हो गए हैं? तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इसके टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर है इस क्लास का, देख सकते हैं मैंने लाइन से आपके लिए मेहनत किया है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके पूरा 1 2 3 4 से लेकर के पूरा 13 तक मैं डाला हूँ वीडियो, और ये 13वां वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कहा क्या गया है। 1 मिनट। हाँ, मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में है, क्या आप वस्तुओं को देख पाएंगे? तो हाँ, तो अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। यदि दूसरा नंबर, यदि कमरे के बाहर प्रकाश हो तो हम वस्तु को देख पाएंगे, है ना। यदि कमरे के बाहर प्रकाश हो तो हम खिड़की से बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं, ये बात है दूसरा। उसके बाद नियमित और विसरित परावर्तन। आपको मैं बता दूं कि नियमित परावर्तन होता है जो स्मूथ सरफेस होता है, यानी कि चिकने पृष्ठ जो होता है उस पर होता है, और जो विसरित परावर्तन होता है वो रफ सरफेस पर होता है। लिखा गया है, चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, खुरदरे पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। दूसरा है, इस प्रकार के परावर्तन में सभी समांतर किरणें को परावर्तित होने के पश्चात समांतर ही रहती है, यानी कि जितने भी समांतर किरणें रहती है परावर्तन के पश्चात सब क्या रहेगा? समांतर ही रहेगा। लेकिन विसरित परावर्तन में सब समांतर नहीं होता है, हालांकि नियम पालन होता है। देख सकते हैं जो दूसरा क्वेश्चन था उसी में, उसमें क्या कहा गया है? परावर्तन के नियम का पालन विसरित परावर्तन में भी होता है ना। विसरित परावर्तन में पृष्ठ खुरदरे रहने के कारण परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं हो पाती है, लेकिन समांतर इसमें हो पाएगा, किसमें? नियमित परावर्तन में। लेकिन ये जो ज़्यादातर किरणें हैं वो समांतर नहीं हो पाएंगी, किसमें? खुरदरे परावर्तन में। अब देख सकते हैं इसका दूसरा आंसर। तीसरा आंसर यहाँ पर है, 1 मिनट, दूसरे का आंसर था तीसरा में शायद खाली स्थान है कि क्या है। तीसरे का भी उत्तर यहाँ पर हो सकता है और होगा ही। 1 मिनट। हाँ, तीसरे का उत्तर है कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इससे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। अब देखिए, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, पॉलिश भेल है, पॉलिश है तो भाई इसमें तो नियमित परावर्तन ही होगा, क्योंकि पॉलिश सतह है इसलिए। रफ सतह पर विसरित होता है, और विसरित परावर्तन के बाद अगर प्रकाश क्या है कि अगर समांतर किरण पुंज उस पर गिर रहा है तो वो समांतर नहीं रह जाता है। चौक पाउडर, ये तो रफ होता है तो चौक पाउडर पर विसरित ही होगा। गत्ते का पृष्ठ, इस पर भी विसरित ही होगा क्योंकि गत्ते का पृष्ठ रफ होता है। संगमरमर के फर्श पर फैला जल, तो वो संगमरमर का फर्श नियमित परावर्तन होगा क्योंकि संगमरमर के फर्श पर फैला जल चमकदार एवं चिकनी होता है, इसलिए यह क्या होगा? नियमित परावर्तन होगा। दर्पण पर नियमित परावर्तन ही होगा क्योंकि दर्पण की सतह चमकदार और पॉलिश युक्त होती है। कागज़ का टुकड़ा, इस पर विसरित होगा, आप जान सकते हो, क्योंकि कागज़ का टुकड़ा रफ होता है
है ना, क्योंकि सतह खुरदरी होती है। खुरदरी मतलब वही रफ होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखा गया था। हाँ, 4 नंबर का आंसर है प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप 8वां में है, 9वां में है, 10वां में। 9वां में तो नहीं है इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन 10वीं क्लास में निश्चित रूप से आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सब क्या हो गए, एक ही तल में होते हैं। तो इस नियम को आप याद रखिएगा कि आपतित किरण, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये सरफेस है, इधर से प्रकाश किरण आ रहा है, इधर को जा रहा है, सब एक ही तल में होगा। यहाँ पर अभिलंब भी खींचेंगे ना, सबका सरफेस क्या होगा, एक ही होगा। ये आपतित प्रकाश किरण, ये परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, अब चलिए उसके बाद यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में है, एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए। तो इसके लिए फिगर आप इस तरह बना सकते हैं। अब इसमें क्या लिखना है आपको कि दीवार पर एक समतल दर्पण को स्थिर करेंगे। सबसे पहले इस क्रियाकलाप को अगर दिखाना है तो दीवार पर एक समतल दर्पण को रख दिया। चलिए अब फर्श पर दीवार के लंबवत एक रेखा खींचना है। फर्श पर क्या खींचना है, एक रेखा खींचना है जो कि दीवार से लंबवत होना चाहिए। चित्र में दिखाए अनुसार ये चित्र के अनुसार, यहाँ पर जो चित्र है ना, चित्र में दिखाए गए अनुसार पतली पाइप को अभिलंब के साथ समान कोण बनाते हुए रखेंगे। एक पाइप से प्रकाश की किरण को गुजारने पर परावर्तित किरण दूसरे पाइप से निकलती है। तो यहाँ पर क्या है, यह प्रमाणित करता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जब इस पर लाइट गुजारेंगे ना तो दूसरे पाइप से निकलेगा लाइट, है ना। ये पाइप है और ये भी पाइप ही है। इससे अगर लाइट गुजार रहे तो इससे साइड से निकल रहा है, तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है कि सब कुछ क्या है, एक ही सरफेस के अंदर हो रहा है। चलिए उसके बाद 5 के बाद छठा क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि अवतल दर्पण में एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1.5 मीटर दूरी पर दिखाई देता है। तो वो भी 1 मीटर ही होगा। बोला गया है एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1.5 मीटर दूर दिखाई देता है। नहीं, तो वो 2 मीटर दूर दिखाई देगा, क्योंकि 1 मीटर तो प्रतिबिंब उसके आईना के अंदर है और 1 मीटर बाहर है। तो 1 मीटर बाहर और 1 मीटर अंदर, दोनों हो जाएगा 2 मीटर। इसका उत्तर मैं यहाँ पर आपको ठीक से लिख करके बता देता हूँ। देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैंने लिखा कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1.5 मीटर दूर दिखाई देता है। तो यहाँ पर 2 मीटर दिखाई देगा दूर, क्योंकि 1 मीटर तो उसके अंदर होता है और 1 मीटर दर्पण के अंदर और 1 मीटर बाहर होता है। ठीक है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े आप अपने दाएं हाथ से अपने कान को दाएं हाथ से कान को छू रहे हो, तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां हाथ से किस कान को छुए, 1 मिनट, दाएं हाथ से अपने कान को छुए तो आपको लगेगा कि आप दायां कान बाएं हाथ से छू रहे हो। हाँ 1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिट गया है लग रहा है मुझे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, हाँ तो उसी में भरा गया था बायां कान। ठीक है, देखिए यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने डॉट कान को, रिक्त स्थान कान को छुए तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान डॉट हाथ से छुआ गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या लिखा गया है कि 2 जगह खाली स्थान है, अपने कान को छुए, है ना। यहाँ पर दाएं हाथ से कान को छू रहे हैं तो लगेगा बाएं हाथ से कान को छू रहे हैं, दायां कान को छू रहे हैं, बाएं कान को छू रहे हैं दाहिना हाथ से तो लगेगा दायां हाथ से बाएं कान को छू रहे हैं, ये भर सकते हैं उसके अंदर। चलिए उसके बाद यदि जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है, और जैसे आप प्रकाश में जाते हैं तो आपकी पुतली का साइज़ क्या होता है, कम जाता है, क्योंकि कम प्रकाश की ज़रूरत होती है। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में सलकाओं की संख्या अपेक्षा शंकुओं की संख्या से कम होती है। यहाँ पर इसमें कम भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका छठा का क्या है,
रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलकाभों की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। चलिए उसके बाद है 7 नंबर का आंसर देख सकते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कभी कभी विशेष दिशाओं में, ऐसा नहीं है सदैव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। इसके बाद समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। देख सकते हैं आभासी दर्पण के पीछे और आवर्धित देख सकते। और कुछ ऑप्शन है क्या, आभासी दर्पण के पीछे बिंब के साइज के आकार, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। आवर्धित मतलब हो गया कि बड़ा साइज, लेकिन नहीं, बिंब के आकार के साइज यानी वस्तु के आकार के साइज का ही होगा। क्लाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करें। क्लाइडोस्कोप आपने देखा ही होगा, क्लाइडोस्कोप आपने पढ़ा होगा। उसके रचना का सिर्फ वर्णन करना है, उसके स्ट्रक्चर को भी नहीं बनाना है। तो आपको क्लाइडोस्कोप का रचना का वर्णन मैं कर देता हूँ। 1 मिनट, चित्र बना के भी आप बना सकते हो। क्लाइडोस्कोप आप अपने बुक में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग। हाँ, क्लाइडोस्कोप एक बेलनाकार ट्यूब होती है ना, बेलनाकार ट्यूब होती है, देखा होगा आपने, जिसमें दर्पण की 3 आयताकार पट्टियाँ प्रिज्म की आकृति में लगा होता है। इसमें छिद्रयुक्त डिस्क के अंदर का दृश्य देखा जा सकता है। उसके बाद है ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए लगा देते हैं। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रख देते हैं, जिसकी बहुप्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। क्लाइडोस्कोप अगर नहीं देखा आपने तो मैं इसका चित्र बता भी देता हूँ। क्लाइडोस्कोप आप इसका चित्र नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, देख सकते हैं, क्योंकि उसकी रचना का वर्णन है। यहाँ पर एक के अंदर कई सारा प्रतिबिंब दिखाई देते रहता है, इसी को कहते हैं क्लाइडोस्कोप। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र खींचे। तो मानव नेत्र का चित्र आप यहाँ से इस तरह बना सकते हैं। मानव नेत्र का है ना, सिलियरी मांसपेशिया होता है, इसके अंदर आइरिस होता है, यहाँ पर देख सकते हैं सिलियरी मांसपेशिया, जिसका काम होता है नेत्र लेंस को लटका के रखना। आइरिस होता है जो सिकुड़ने फैलने का काम करता है। पुतली है, कॉर्निया है, कॉर्निया जहाँ से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। जलीय द्रव या नेत्रोद यानी कि लेंस, 1 मिनट, अब देख सकते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद क्या होता है कि यहाँ पर जो द्रव भरा रहता है, द्रव नहीं, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव होता है, इस कॉर्निया और लेंस के बीच जो द्रव होता है उसे जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस यानी कि मानव में उत्तल लेंस पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि प्रकाश किरण को यहाँ पर मिलाना, है ना, प्रकाश किरण को रेटिना पर मिलाना, ताकि वस्तु का प्रतिबिंब हमें अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। उसके बाद दृष्टिपटल या रेटिना, इसी को कहते हैं, जिसको क्या है कि आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर देख पाते हैं, तो दृष्टिपटल या रेटिना पर ही देख पाते हैं। कोरोइड होता है, उसके ऊपर वाला एक परत होता है। श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, सबसे पहला परत जो मोटा होता है ना, सफ़ेद होता है, इसको कहते हैं श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। अब देखिए, जो भी प्रकाश अंदर प्रवेश करता है ना, वो कॉर्निया के माध्यम से ही प्रवेश करता है, और जो भी प्रकाश आता है यहाँ लेंस से होकर के टकरा करके दोनों मर्ज होकर के यहाँ पर मिल जाएगा, और इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है, उसके बाद जो ही सूचना है यहाँ से दृक् तंत्रिका के माध्यम से या प्रकाश स्नायु के माध्यम से मस्तिष्क को जाता है, और मस्तिष्क क्या करता है ना कि इस इमेज को दिखाता है। दरअसल यहाँ पर छोटा सा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसको क्या करता है कि बड़ा करके दिखाता है और सीधा करके दिखाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन के बाद 11वां क्वेश्चन। यहाँ से गुरमीत क्या कर रहा है कि लेज़र लाइट के द्वारा क्रियाकलाप 13.8 को करना चाहता था, उसके अध्यापक ने ऐसा करने से उसे मना किया। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्यों मना किया गया होगा?
13.8 जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा लेज़र लाइट लाना पड़ेगा, ताकि ये देखिए, एक जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, अब इस तरह से ज़्यादा लेज़र लाइट लाना होगा। और उसके साथ साथ क्या होता है कि लेज़र लाइट आँखों के लिए ठीक नहीं होता है। यहाँ पर इसका उत्तर मैं लिखा हूँ कि टीचर ने उन्हें क्यों मना किया, तो यहाँ पे आप इसका उत्तर देख सकते हैं। एक मिनट, बाकी सभी चैप्टर में मैंने लाइन से सब कुछ कराया है, हालांकि इसमें फ़ोटो ठीक से नहीं आया था, इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए, लेज़र लाइट का प्रकाश लेज़र लाइट का प्रकाश मानव प्रकाश नेत्र की रेटिना को हानि पहुंचाता है। इससे नेत्र संबंधी अस्थायी बीमारी आ सकती है। अस्थायी बीमारी आ सकती है, लिख सकते हैं आप, अस्थायी बीमारी आ सकती है। इसलिए अस्थायी या अस्थायी बीमारी आ सकती है, इसलिए अध्यापक ने लेज़र लाइट के साथ इस क्रियाकलाप को करने से मना किया। चलिए, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। आप अपनी नेत्रों की देखभाल किस प्रकार करेंगे, इस चीज़ का वर्णन करना है। तो नेत्रों की देखभाल करने के लिए हम निम्न तरीका अपना सकते हैं। पहला, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे नेत्र के अंदर होता है अवतल लेंस, और अवतल लेंस का काम होता है कि जो भी प्रकाश इस पर समांतर आता है, दूर से जो भी प्रकाश आता है वो समांतर ही आता है, और जो भी प्रकाश आएगा वो एक जगह पर जाके मिलता है और रेटिना होता है। अब जैसे ही एक जगह पर मिलेगा तो ये पॉइंट को गर्म कर देगा। ठीक है, आपने कभी देखा होगा लेंस से कभी कागज़ भी जला के देखा होगा कि कागज़ किस तरह जल जाता है, तो उसी प्रकार आपके आँख का भाग भी एक तरह से समझिए कि जल जाएगा, और वो जो अंदर का चीज़ है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जलेगा क्या, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और आप ठीक से देख नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा प्रकाश वाले चीज़ को देखना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, है ना, और साथ ही साथ सूर्य को भी डायरेक्ट सीधा नहीं देखना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, नेत्रों में धूल कण पर गिरने पर स्वच्छ जल से धोना चाहिए। नेत्रों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। आप लोग क्या करते हैं ना कि नेत्रों को रगड़ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, उसके बाद है कि पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए, यानी जितना दूर से हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे उतना दूर पर रख के उसको पढ़ना चाहिए। दूर रहेगा ज़्यादा तो भी दिक्कत, ज़्यादा पास ला के देखेंगे तब भी दिक्कत होगा। और लाइट की मेघ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कम प्रकाश आपके नेत्र को हानि पहुंचा सकता है। विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, पालक, आम, गाजर आदि पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होता है रतौंधी, वो नहीं हो पाएगा, यानी देखने की क्षमता बरकरार रहेगी। दूसरा है उसके बाद कि बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश नेत्रों के लिए हानिकारक होए, हमें उपयुक्त प्रकाश में ही पढ़ना चाहिए। चलिए, ये आप अपने नेत्रों के देखभाल करने के लिए ये कर सकते हैं। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती हो तो आपतन कोण का मान ज्ञात करें। आपतित किरण ये हुआ, एक तरह से समझिए, यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को कि ये हुआ आपतित किरण, ठीक है, और ये हुआ परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मिला के 90 है, और बताइए कि आपतन कोण कितना डिग्री होगा। तब बता दें आपको कि यहाँ पर जो अभिलंब डाला है ये इसको दो भाग में बांट रहा है, बराबर बराबर दो भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। यानी कि अगर इधर x लिखा मैंने, इधर x लिखा तो इधर भी क्या होगा, एक मिनट, अगर इधर x लिखा तो इधर भी क्या होगा, x ही होगा, यानी कि दोनों एंगल बराबर होगा। और जब दोनों एंगल का मान 90 डिग्री है तो ये जो आधा होगा वो 45 डिग्री ही तो होगा। आप इस बात को इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे के 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे गए हो तो इसके बीच एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आप इसमें लिख सकते हैं अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। देखा होगा आप लोग नाई की दुकान में कभी गए होंगे तो जो आईना होता है रखा होता है आमने सामने, वो सब समतल दर्पण होता है, एक विशेष कोण पर वो झुका होता है ना, और उस कोण पर क्या होता है कि बहुत सारी प्रतिबिंब जो है उस दर्पण के अंदर दिखाई देते रहता है। तो चलिए, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं।
कि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री पर रखे गए हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि आकृति 13.19 में दिखाया गया हो। तो 15 नंबर का पूरा इसमें नहीं है, हाँ, दर्शाया गया हो तो दूसरे दर्पण में परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण को बनाइए। तो दूसरे दर्पण में मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि देख सकते हैं आप यहाँ पर कि क्या है कि इस पर ये आपतित किरण है। 1 मिनट, यहाँ पर आपतित किरण के लिए एरो बनाना चाहिए था, हालांकि मैंने बनाया नहीं है। चलिए, ये आपतित किरण था और ये जो था से समझिए एक तरह से परावर्तित किरण है ना। और ये क्या है, इस पर डाला गया अभिलंब है, यानी कि ये 90 डिग्री है। अब देखिए कि 30 डिग्री अगर ऊपर है तो 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री ये वाला है तो 30 डिग्री ये वाला भी होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। तो ये तो परावर्तन के नियम से हमको डिग्री नहीं निकालना है। अब क्या हुआ, सबसे पहले प्रकाश किरण इधर आया, इधर से ऊपर से नीचे की ओर, फिर इधर चला गया, फिर इस सतह पर जब पड़ेगा तो इधर चला आएगा। तो यही हो गया ना आपका कि दूसरा प्रतिबिंब, जो दूसरा यहाँ से इस तरह जो निकल रहा है, यही दूसरा परावर्तित किरण यहाँ पर मैंने बना दिया है। इस तरह आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन एरो चीज़ का निशान जरूर दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की चित्र 13.20 में 13.20 में दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर, बूझो एक नाम है, हटकर एक किनारे ए पर खड़ा है। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है या क्या वह पी, क्यू और आर पर स्थित वस्तु को, प्रतिबिंब को भी देख सकता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि देखिए कि जो बूझो है, बूझो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रकाश जाएगा वो तो क्या होगा, बूझो के पास जो प्रकाश आएगा वो इसके पास पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। तो बूझो अपने आप को नहीं देख सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर पी से कोई प्रकाश आएगा तो यहाँ से परावर्तन के नियम से इसकी आंखों तक पहुँच पाएगा, तो यानी कि इस पी को देख सकता है। क्यों को देखिए कि यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ से फिर तिरछा होते हुए इसके आंखों तक पहुँच सकता है, तो इसको भी देख सकता है परावर्तन के नियम से। फिर यहाँ पर से अगर प्रकाश जाता है तो इसको भी इस तरह से देख सकता है, यानी कि पी, क्यू और आर पॉइंट को देख सकता है, लेकिन खुद को वो नहीं देख सकता है क्योंकि वह दर्पण से थोड़ा हट के खड़ा है। चलिए, आप इसके बाद इसमें एक चीज़, इसका क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, उसको मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं बूझो अपनी छवि खुद नहीं देख सकता है क्योंकि वह दर्पण के सामने खड़ा नहीं है। दूसरा, बूझो पी, क्यू को देख पाएंगे क्योंकि पी और क्यू से परावर्तित किरण उसकी आंखों तक पहुंचते हैं। बूझो आर को नहीं देख सकते क्योंकि आर से परावर्तित किरण उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती है। अच्छा, 1 मिनट, या आर का, हाँ, आर का भी तो यही चीज़ था, सॉरी देख सकते हैं आप, आर जो है सो पूर्ण रूप से, 1 मिनट, यहाँ पर जो है सो आर का प्रकाश समझिए एक तरह से जाएगा ही नहीं दर्पण पर, दर्पण से हट के खड़ा है। ये इसका और इसका तो जाएगा, इसको देख सकता है बूझो, लेकिन इस आर को नहीं देख सकता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आर को भी नहीं देख सकता है और ए को भी नहीं देख सकता है। तो इस तरह 1 नंबर एक यहाँ पर टोटल के टोटल 16। एक क्वेश्चन और है, देख सकते हैं यहाँ पर कि ए पर स्थित किसी वस्तु के, बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंदर है, खैर देख सकते हैं, ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब देख सकती है? ए पर जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या बी से देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट वाला का 1 मिनट, 17 नंबर था ना, 17 नंबर का आंसर जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ, इसका देख सकते हैं उत्तर, ए पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई हो। यानी कि ये अब समतल दर्पण है तो ऐसा ही होगा। उसके बाद दूसरा, अलग अलग केस है, यहाँ पर अलग अलग केस क्या है कि पहला
ए पर स्थित किस वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। तो ए पर उतना ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर क्या है, वस्तु रखी गई हो। दूसरा बोला गया है बी में क्वेश्चन कि क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकती है। तो हाँ, स्थिति बी से पहले इस प्रतिबिंब को देख सकती है। वो कैसे देख सकती है, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे देख सकती है प्रतिबिंब को। तो मैं यहाँ पर इसके लिए डायग्राम खींचता हूँ। देखिए पहली जो है सो यहाँ से प्रकाश, ए से जो प्रकाश किरण आएगा यहाँ पर आएगा। एक मिनट, ऐसा फिगर लेना पड़ेगा। ए से प्रकाश किरण यहाँ तक आया, यहाँ दर्पण से ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ से जो परावर्तन होगा वो कहाँ जाएगा, पहेली पर जाएगा, पहेली के पास जा सकता है। तो पहेली देख सकती है। तीसरा कहा गया है क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकती है। हाँ, स्थिति सी से भी बूझो देख सकती है। उसी तरह के से समझ सकते हैं आप। डी में क्या कहा गया है, जब पहेली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है। तो ए का प्रतिबिंब उसी स्थान पर रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब का स्थान तभी बदलेगा जब वस्तु या दर्पण का स्थान बदले। आप देख सकते हैं टोटल के टोटल 17 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। 17 के 17 क्वेश्चन करने के बाद ज़्यादा क्वेश्चन इसमें था, खैर को समझदारी होना चाहिए, समझ में तो आया ही है। अब इस तरह ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया है 1 से लेकर के 17 तक। 17 तक नहीं, 1 से लेकर के 13 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। यानी 8th क्लास का जो भी साइज था वो ऑल डन हो चुका है। अब इसमें आपको करना क्या है कि अपने दोस्तों में ये सीरीज़ को भेज सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कल हो करके आप वीडियो खोजना चाहे तो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद मैं अपलोड करूँगा लाइन से क्लास 9th और 10th या और 7th का। चलिए, गुड नाइट। आप सभी का धन्यवाद वॉच करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।